तो नमस्कार दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल नॉलेज पॉइंट पीसीएम पर। और इस वीडियो में हम लोग क्लास टेंथ के जो कि 2025 में पेपर हुआ था गणित का पेपर, उसका सेट 822 CA इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे। आपको गणित के जो कि 2025 में आए थे उसके अन्य सेट के सॉल्व चाहिए तो आप इसी चैनल पर जाकर प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। देखिए, हम सब जानते हैं कि जो हमारा मैथ का पेपर होता है क्लास 10th में वो दो खंड में आता है, एक खंड अ और एक खंड ब। जो खंड अ होता है उसके अंतर्गत 20 विकल्पीय प्रश्न आते हैं और खंड ब में हमारे क्वेश्चन सॉल्व करने वाले यानी कि लिखने वाले क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए खंड अ को देखते हैं जो कि सारा का सारा बहुविकल्पीय प्रश्न है। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, लिखा है कि दिया है HCF 99 और 153 बराबर 9, तो एलसीएम ज्ञात कीजिए इन दोनों संख्याओं का। तो आप सब जानते हैं कि इसको हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे और बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। आप सब जानते हैं कि फर्स्ट नंबर गुणे सेकेंड नंबर यानी पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या ये बराबर होता है एलसीएम गुणे HCF, ये आप सब जानते हैं। अब देखिए फर्स्ट नंबर कितना दिया है 99 यानी फर्स्ट नंबर 99। देखिए वही चीज इंग्लिश में हिंदी में लिखा है, वही चीज इंग्लिश में लिखा है। तो हिंदी में अगर मिसप्रिंट थोड़ा सा नहीं साफ दिख रहा हो तो इंग्लिश में आप लोग देख सकते हैं। तो देखिए पहली संख्या क्या दिया है, फर्स्ट नंबर क्या दिया है 99 और सेकेंड नंबर क्या दिया है, सेकेंड नंबर दिया है 153 153 बराबर। और एलसीएम हमें ज्ञात करना है। देखिए कह रहा है कि इन दोनों संख्याओं का जब एचसीएफ निकालते हैं तो बराबर आता है 9 के। तो इन्हीं दोनों संख्याओं का एलसीएम निकालेंगे तो कितना आएगा, यही हमारा क्वेश्चन है। तो एलसीएम हमें निकालना है, यानी एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम की जगह पर एलसीएम ही रहने दीजिए, गुणे एचसीएफ कितना दिया है। तो इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ निकालेंगे तो बराबर किसके आएगा 9 के। तो बराबर है 9 के। अब 9 को इधर भेजेंगे आप लोग तो 9 बटे में जाएगा, यानी 9 इधर से अगर इधर लाएं बराबर के इधर लाएं तो 9 इधर गुणे में है, इधर आएगा तो बटे में 9 आएगा और इधर से 9 इधर आ गया। अब 9 से काटेंगे 99 तो 9 11 9 99 और 11 का फिर 153 में गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 1683। तो हमारा विकल्प ये सही हो गया, यानी पहला विकल्प हमारा सही हो गया। अब दूसरा देखते हैं, दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। दूसरा विकल्प है हमारा, लिखा है एक थैले में 3 लाल और 2 नीली गेंद है, तो टोटल गेंदें कितनी हो गई भाई, 5 गेंदें हो गई। अब कह रहे थैले में से यादृच्छा एक गेंद निकाली गई, उस गेंद के नीले होने की प्रायिकता बताइए। तो जिसके होने की प्रायिकता पूछे उसकी संख्या कितनी है, तो आपको नीले होने की प्रायिकता बतानी है। तो बताइए नीली गेंदों की संख्या कितनी है, 2 है, और बटा कुल गेंदों की संख्या कितनी है। तो कुल गेंदें 3 2 5 हैं, तो 5 हो गया। तो 2/5 यही हमारा आंसर हो गया, यानी 2/5 हमारा बी वाला विकल्प सही है। इंग्लिश में भी वही चीज है तो बी वाला विकल्प हमारा सही हो गया। इसके बाद देखते हैं तीसरा वाला विकल्प हमारा है। तीसरा वाला विकल्प है कि निम्नलिखित सारणी का माध्यक वर्ग क्या होगा। तो देखिए आपके सामने एक सारणी बना है और इसका माध्यक वर्ग बताना है। तो माध्यक वर्ग कैसे निकलता है, बहुत सिंपल सा होता है। जो बारंबारता दिया है सारी बारंबारताओं को जोड़ लेंगे। तो देखिए 1 + 5 तो हो जाएगा 6, 6 और 8 14 हो जाएगा, 14 और 6 20, 20 और 3 23 हो गया। अब जितना बारंबारता जोड़ने पर आया है इसका आधा कीजिए। तो आधा करेंगे तो इसका आधा कितना होगा, तो 11.5 होगा। अरे भाई 11 दूना 22 और फिर एक 23 हो जाएगा। तो देखिए 23 का आधा कितना होता है, तो 11.5 होता है। अब सोचिए 11.5 कहाँ है, तो देखिए 1 तक इसमें है, 1 और 5 6 तक का नंबर इसमें है, तो 6 और 8 14 तक का अंक इसमें है, तो 14 तक इसमें है, तो यानी 11.5 हमारा इसी में आएगा। देखिए भाई एक संख्या यहां तक है पहली बारंबारता और 1 में 5 जोड़ दीजिए 6, यानी 6 तक इसमें है और 6 से लेकर अब 6 में 8 जोड़े तो 6 और 8 14 हो जाएगा। 14 तक इसमें है 14 तक, तो 14 तक इसमें यानी 6 से लेकर 14 तक के इसमें है, इसके बीच का। तो 6 यानी कि 7 8 9 10 11 ये सारा का सारा अंक इसी में है। तो 8 से 12 यही हमारा माध्यक वर्ग होगा, 8 से 12 यानी सी विकल्प हमारा सही होगा। आपको सिंपल सा करना है, सारी बारंबारताओं को जोड़कर आधा करना है और फिर सोचिए कि ये वाला किसमें है। तो 1 इसमें है, अब 1 और 5 जोड़ लीजिए तो 6 तक इसमें है, अब 6 में 8 जोड़ लीजिए 14 तक इसमें है, 14 और 6 जोड़ लीजिए 20 तक इसमें है। तो हम लोग का 11.5 है तो 11.5 हमारा इसी में पड़ रहा है तो इसी में होगा। तो यानी कि यही हमारा माध्यक वर्ग है। तो इस तरह से तीसरा वाला विकल्प भी हम लोग सॉल्व कर लिए। देखिए वही चीज इंग्लिश में फिर से लिखा है तो इंग्लिश वाला भी 8 से 12 ही हो जाएगा। लिख रहा है निम्नलिखित बारंबारता बंटन में बहुलक वर्ग ज्ञात कीजिए। बहुलक वर्ग क्या है, तो देखिए सबसे बड़ा बारंबारता कौन सा है, 23 है। तो 23 की सिधाई वाला यही हमारा बहुलक वर्ग है, यानी 20 से 30, तो 20 से 30 यानी सी वाला विकल्प हमारा सही है।
तो वही चीज इंग्लिश में लिखा है, वही चीज हिंदी में। आपको बारंबारता बहुलक वर्ग अगर ज्ञात करना है तो बहुलक बहुत सिंपल सा होता है। बहुलक कैसे ज्ञात करते हैं, देखिए बारंबारता का सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, सबसे बड़ा बारंबारता कौन सा है, तो 23 है। तो जो सबसे बड़ा बारंबारता है वही हमारा क्या होगा, बहुलक वर्ग होगा। तो इस तरह से बहुलक वर्ग हो गया। कह रहा है किसी सिक्के के एक बार उछालने पर शीर्ष आने की प्रायिकता। तो आप सब जानते हैं कि उसमें कितने पलड़े होते हैं, सिक्के में कितने पलड़े होते हैं, तो 2 पलड़े होते हैं, 2 फलक होते हैं। और इसके बाद उन 2 फलकों में से कितने पर हेड होता है, तो 1 पर हेड होता है। तो 1/2 हमारा क्या हो गया, प्रायिकता हो गया, उसका प्रोबेबिलिटी हो गया हेड आने का। इसके बाद में कह रहा है संख्या 144 का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कीजिए। तो संख्या 144 का अभाज्य गुणनखंड निकालना बहुत सिंपल है। 144 का इस तरह से एलसीएम लेंगे, 2 से काटेंगे 72 हो गया, फिर 2 से काटेंगे 36 हो गया, फिर 2 से काटेंगे 18 हो गया, फिर 2 से काटेंगे 9 हो गया, फिर 3 से काट देंगे 3 हो गया, फिर 3 से काट देंगे, खत्म हो गया। तो कितना आया, तो 4 बार 2 हो गया, 4 बार 2 यानी 2 का घात 4 क्या आ गया, 2 का घात 4 और फिर 3 है 2 बार, तो 3 का घात 2 यानी 3 कितनी बार है, 2 बार। तो 3 है 2 बार, 2 है 4 बार। तो सोचिए 2 का घात 4, तो 2 का घात 4 इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, तो 2 का घात 4 इसमें है और 3 का घात 2, तो 3 का घात 2। तो यही हमारा ये वाला ऑप्शन सही है। देखिए इसमें 3 का घात 3 दिया है नीचे वाले में, तो इसलिए ये वाला विकल्प हमारा सही नहीं होगा, तो ऊपर वाला ये वाला विकल्प सही हो गया। तो इस तरह से मैंने 6वां नंबर क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। अब चलिए देखते हैं अगला नंबर क्वेश्चन, 7वां नंबर। 7वां नंबर क्वेश्चन हमसे कह रहा है 54 और 336 का एचसीएफ होगा। तो 56, 54 और 336 का एचसीएफ निकालना है, यानी कि मासा निकालना है। और आप लोग क्लास 10th में मासा बड़े आराम से निकाल लेंगे। तो इसका मासा 6 आएगा, यहाँ पर 6 ऑप्शन में दिया है, आप लोग निकाल लीजिएगा। कह रहा है 3,4 की यक्ष अक्ष से दूरी बताइए। तो देखिए जो आगे वाला अंक होता है ये यक्ष होता है, पीछे वाला क्या होता है, वाई। जब आपसे यक्ष अक्ष की दूरी पूछे तो वाई वाला मान बताना है, और अगर वाई अक्ष से दूरी पूछे तो यक्ष वाला मान बताना रहता है। तो यक्ष अक्ष से दूरी पूछ रहा है तो वाई वाला मान कितना है, 4 है। तो 4 हमारा विकल्प सही हो गया। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। कह रहा है द्विघात समीकरण इसके मूल हैं। तो इसके मूल कैसे हैं, इसको विविधकर से निकालेंगे। तो b² -4ac वाले फार्मूले पर रख देंगे। तो b का मान क्या दिया है, तो 5 दिया है, तो 5 का स्क्वायर -4 बीच में गुणा ये का मान क्या दिया है, तो यक्स स्क्वायर के आगे वाला ये होता है 3 है, इंटू सी का मान क्या दिया है, वो भी 3 है। तो 5 का स्क्वायर 25 माइनस 4 12 36, तो ये आ गया 16 में से 6 में से 5 गए 1 माइनस 11 आ गया, और माइनस में मान आ गया, इसलिए ये वास्तविक नहीं होगा, यानी काल्पनिक मूल होंगे, नॉट रियल। इसके बाद कह रहा है x माइनस वाई बराबर 2 और x प्लस वाई बराबर 2 का हल कितना होगा। तो आप सब जानते हैं x माइनस वाई बराबर 2 और x प्लस वाई बराबर 2, इन दोनों समीकरण को जोड़ दीजिए, यानी समीकरण 1 2 को जोड़ दीजिए। तो देखिए y y कट गया, x क्या हो गया 2x और बराबर 2 2 क्या हो गया 4। तो 2 को इधर भेजेंगे तो x बराबर क्या आ जाएगा, 4/2 बराबर 2 आ गया, यानी x का मान 2 है। तो x का मान 2 किस में दिया है, तो इसी में दिया है, तो यही हमारा विकल्प सही हो गया। भाई अगर x का मान किसी और में भी दिया होता 2 तो हम लोग फिर निकालते आगे, देखते कि कुछ और हो सकता है कोई दूसरा विकल्प, लेकिन जब x के मान से पकड़ में आ गया तो हम फिर आगे क्यों लगाएं। तो x का मान 2 y बराबर 0, तो यही हमारा विकल्प सही हो गया। यही इंग्लिश में भी है। कह रहा है 2 संख्याओं का योगफल तथा अंतर क्रमशः 8 और 2 है, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। कह रहा है 2 संख्याओं का योगफल, यानी मान लेते हैं 2 संख्या x y है, तो x y का योगफल कितना दिया है 8 और x y का अंतर दिया है 2। तो देखिए y y कट जाएगा, x क्या हो गया 2x बराबर 8 2 10, तो x का मान क्या आ जाएगा 5, क्योंकि 2 इधर जाएगा तो बटे में जाएगा और 2 से 10 कट जाएगा तो 5 आ जाएगा, तो x का मान 5। अब x का मान 5 कहाँ है, यहाँ पर दिया है, तो 5 का मान 3, यही हमारा विकल्प सही हो गया। तो इस तरह से 11 नंबर क्वेश्चन भी हमने सॉल्व कर लिया। अब चलिए अगला नंबर देखते हैं। देखिए वही चीज इंग्लिश में दिया होगा, तो 5 का मान 3 इसमें भी सही हो जाएगा। कह रहा है 10 7 4 का 20वां पद ज्ञात कीजिए। तो 20वां पद ज्ञात करना है, तो देखिए ये का मान, आप 20वां पद ज्ञात करना है ना, तो ए एन का मान निकालना है, 20वां पद निकालना है। तो ये का मान क्या दिया है, देखिए फार्मूला होता है ये प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये हमारा फार्मूला है। अब ये का मान क्या दिया है 10 दिया है, सबसे आगे वाली संख्या, प्लस 20वां पद ज्ञात करना है ना, तो n का मान हो गया 20 माइनस 1, और d का मान क्या होता है 7 में से 10 घटा दीजिए तो -3 आएगा। अब देखिए 10 प्लस और 20 में से 1 गया 19, 19 तिया 57, तो -57 हो गया। अब देखिए 10 और प्लस माइनस का गुणा -57, तो घटा देंगे तो -47 आ जाएगा, और इस तरह से -47 हमारा विकल्प सही हो गया।
देखिए ये का मान क्या होता है, जो सबसे आगे संख्या लिखी हो वही ये का मान होता है। यन क्या होता है, कायवा पद याद करना है, वो होता है यन -1। और डी क्या होता है, तो किसी भी संख्या में से उसके आगे वाली संख्या घटा देंगे तो वही डी का मान होता है। तो 4 में से 7 घटाइए या 7 में से 10 घटाइए तो क्या आएगा, -3 ही आएगा, तो इसलिए डी का मान हो गया। अब देखिए 20 में से 1 गया 19, 19 दिया 57 और -57 क्योंकि डी का मान माइनस में है, और फिर इसे 57 में से 10 घटाएंगे तो -47 आएगा। यही चीज हमारा इंग्लिश में भी हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। लिखा है 5 सेंटीमीटर त्रिज्या की वृत्त पर उसके केंद्र से, भाई 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त है, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त है, यानी इसकी त्रिज्या क्या है भाई 5 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर है। कह रहा है वृत्त पर उसके केंद्र से 13 सेंटीमीटर की दूरी पर, इसके केंद्र से 13 सेंटीमीटर की दूरी पर एक बिंदु है, 13 सेंटीमीटर की दूरी पर एक बिंदु है। खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई याद कीजिए, इस स्पर्श रेखा की लंबाई याद कीजिए। देखिए भाई कह रहा है कि इसकी त्रिज्या क्या है, ये त्रिज्या है, ये है 5, और कह रहा है एक स्पर्श रेखा खींच दिया गया है, और स्पर्श रेखा खींचा गया है वृत्त पर, तो जहां पर जाकर मिल रहा है उस बिंदु से केंद्र की दूरी 13 है। तो सोचिए कितना होगा, तो आप सब जानते हैं कि स्पर्श रेखा और त्रिज्या ये आपस में 90 डिग्री बनाते हैं, और 90 डिग्री बनाते हैं, 90 डिग्री के सामने वाला भुजा कर्ण होता है। और आप पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं, तो जानते हैं कि कर्ण का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो ये लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर के बराबर आएगा, आधार स्क्वायर के बराबर आएगा। अब आप सोच कर देखिए 90 डिग्री के सामने वाला भुजा कर्ण होता है, तो कर्ण का मान दिया है 13 का स्क्वायर। देखिए कह रहा है केंद्र से 13 सेंटीमीटर की दूरी पर एक बिंदु है, वहां से स्पर्श रेखा खींचा गया है, तो केंद्र से 13 सेंटीमीटर की दूरी पर बिंदु है, और कोण के 90 के सामने वाला भुजा कर्ण है ही, तो यानी कर्ण का मान 13 दिया है, तो 13 का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर, तो लंब इसी को मान लीजिए। देखिए 5 का स्क्वायर प्लस आधार हमें ज्ञात करना है, यह आधार हो गया, आधार का स्क्वायर। अब 13 का स्क्वायर 169 और 5 का स्क्वायर 25 उधर जाएगा तो -25 हो गया, बराबर हो गया आधार का स्क्वायर। और फिर 169 में से 25 घट जाएगा तो कितना आ जाएगा, 144 आ जाएगा, बराबर आधार का स्क्वायर। और इधर से स्क्वायर हटेगा तो अंडर रूट में जाएगा, अंडर रूट 144 का मान 12 होता है, यानी ये वाला 12 हो गया, तो 12 हमारा विकल्प सही हो गया। इस तरह से इंग्लिश में भी हिंदी में भी देख लीजिए। फिर लिखा है 7 सेंटीमीटर भुजा वाले 2 घनों के सिरों को मिलाकर रखा गया है, तो प्राप्त ठोस का संपूर्ण पृष्ठ बताइए। देखिए जब 2 घनों को आपस में सटा कर रखा जाता है ना, तो उसके 10 पृष्ठ बचते हैं, और घन का जो पृष्ठ होता है वो वर्ग होता है, वर्ग का क्षेत्रफल होता है ये स्क्वायर। अब सोचिए जब 2 घनों को सटा कर रखा गया तो उसमें कितने पृष्ठ होंगे, 10 पृष्ठ होंगे, तो 10 ये स्क्वायर, ये फार्मूला हो गया। अगर 2 घनों को सटा कर रखा जाएगा तो उसके संपूर्ण पृष्ठ का सूत्र ये बनेगा। जब फिर से सुन लीजिए एक बार, अगर 2 घन हैं तो एक घन में 6 पृष्ठ होता है और दूसरे वाले घन में भी 6 पृष्ठ हैं, पर जब उनको सटा कर रखा जाएगा तो दोनों का एक एक पृष्ठ आकृति के अंदर चला जाएगा और फिर बचेगा 10 पृष्ठ, और एक एक पृष्ठ वर्ग होता है, तो 10 पृष्ठ क्या होता है, 10 ये स्क्वायर। अब क्वेश्चन में क्या दिया है, 7 सेंटीमीटर है, तो 10 गुणे ये स्क्वायर यानी 7 का स्क्वायर, तो 7 का स्क्वायर क्या हो गया 49, 49 2 490, भाई 7 का स्क्वायर 49, 49 2 490, तो ये हमारा ये वाला विकल्प सही हो गया। चलिए कह रहा है 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के केंद्र पर 30 अंश का कोण अंतरित चाप की लंबाई, तो बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है। आप सब जानते हैं θ/360 गुणे 2πr, ये हमारा फार्मूला होता है चाप की लंबाई का। अब देखिए थीटा का मान क्या दिया है 30 अंश, तो 30/360 गुणे 2 इंटू पाई का मान क्या होता है, तो पाई का मान 22/7 है, गुणे आर का मान दिया है 21, देख लीजिए आप लोग, 7 एकम 7, 7 त्रिक 21। अब देखिए 30 एकम 30 और 12 तियां 360, देखिए 0 से 0 कट जाएगा, 3 एकम 3, 12 तियां 36, तो ऐसे काट दीजिए। अब देखिए 2 तियां 6 और 6 दूना 12, अब 2 से काटी 22 को, तो 2 एकम 2, 11 दूना 22, तो 11 आ गया हमारा आंसर। तो इस तरह से सारा का सारा कटता जा रहा है और सारा का सारा कट जाएगा, अंत में केवल और केवल 11 बचेगा, तो इसलिए 11 सेंटीमीटर हो गया। अब यही चीज फिर इंग्लिश में लिखा है, इधर देख लीजिए, थोड़ा मिसप्रिंट होने में, मतलब प्रिंट होने में ये थोड़ा लहरा गया, पता नहीं कैसे, तो आप लोग वैसे भी समझ सकते हैं, हिंदी में सही होगा तो नहीं होगा तो इंग्लिश में सही होगा, इंग्लिश में सही नहीं होगा तो हिंदी में सही होगा, तो दोनों में से कोई ना कोई सही होगा ही होगा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। कह रहा है tan थीटा का मान a/b है, तो इसका मान बताइए भाई, जो आपके सामने लिखा है। तो देखिए कितना आसान सा क्वेश्चन है, क्या लिखा है, लिखा है b sin थीटा माइनस ये cos थीटा,
हम लोग एक काम कर लेते हैं इसमें एक काम कर लेते हैं, जितने भी पद दिए हैं इन चारों में, इन चारों पदों में हम लोग साइन थीटा से भाग दे देते, सॉरी कॉस थीटा से भाग दे देते हैं। तो देखिए बी साइन थीटा का बटा कॉस थीटा हो जाएगा, और माइनस है इसका भी बटा कॉस थीटा, सब का बटा कॉस थीटा लिख दीजिए बटे। अब बी साइन थीटा और इसका भी बटा कॉस थीटा लिख देंगे, फिर प्लस लगा है तो प्लस लगा दीजिए, ये कॉस थीटा लगा है तो ये कॉस थीटा, और बटे में फिर से कॉस थीटा कर दीजिए। देखिए मैंने सिंपल सा काम किया है भाई, इसमें जितने पद थे सब के नीचे बटा कॉस थीटा कर दिया है, बस इतना ही किया है। अब देखिए कॉस थीटा से कॉस थीटा कट गया, कॉस से कॉस कट गया। अब जो बचा उसको लिखिए, तो बी की जगह बी हो गया, और साइन बटा कॉस ये होता है टेन थीटा माइनस ये बटा, अब देखिए बी की जगह बी हो गया, साइन बटा कॉस क्या होता है टेन थीटा प्लस ये। अब देखिए b की जगह पर b हो गया, बीच में गुणा टेन थीटा का मान दिया है, टेन थीटा बराबर ये बटा b होता है, तो ये बटा b हो गया माइनस ये बटा, देखिए b बीच में गुणा टेन थीटा का मान ये बटा b दिया है, तो ये बटा b प्लस ये, देखिए प्लस ये है। अब देखिए b से b कट गया, b से b कट गया, अब ये माइनस ये ऊपर आ गया 0 बटे ये प्लस ये 2a, और 0 बटा 2a बराबर 0 ही होगा, देख लीजिए आप लोग। तो इस तरह से हमारा 0 वाला ऑप्शन सही हो गया। यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन है 3 cot a बराबर 4। तो भाई दिया है 3 cot a बराबर 4, तो सोचिए 3 को अगर इधर भेजेंगे तो cot a बराबर क्या आ जाएगा, cot a बराबर आ जाएगा 4 बटे 3। अब कॉट के फार्मूले में आप सब जानते हैं ऊपर वाला होता है आधार और नीचे वाला होता है लंब। अब सोचिए अगर कोई त्रिभुज ऐसा हो जिसका आधार 4 हो और लंब 3 हो तो कर्ण क्या आएगा, तो पाइथागोरस प्रमेय से आप निकाल कर देख सकते हैं 5 आएगा। तो आप ये समझ गए। अब कह रहा है सेक ए का मान बताओ, सेक ए का मान बताओ। अब सेक ए का मान क्या होता है, तो सेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटा आधार, ये सेक थीटा का सूत्र है। अब कर्ण का मान क्या निकाले हैं आप, 5 बटा आधार क्या निकला है 4, तो 5 बटा 4 हमारा आंसर हो गया। तो इस तरह से हमारा डी वाला विकल्प इस तरह से सही हो गया। देखिए क्या है 3 cot a बराबर 4 दिया है, तो 3 को इधर भेजेंगे, 3 और cot a के बीच में गुणा है तो 3 इधर आएगा तो बटे में आएगा। और cot a के सूत्र में जो ऊपर लिखा रहता है वो आधार होता है और नीचे वाला लंब होता है, क्योंकि cot a बराबर होता है आधार बटे लंब। अब आधार का मान दिया है और लंब का मान दिया है, तो आप कर्ण का मान निकाल सकते हैं पाइथागोरस प्रमेय से। अब जब ये तीनों पता चल गए तो आप सेक ए का मान निकाल सकते हैं। तो सेक थीटा बराबर क्या होता है, कर्ण बटा आधार होता है। सेक थीटा का सूत्र आप सबको याद होगा, तो कर्ण बटा आधार। अब कर्ण का मान 5 रख दिए, आधार का मान 4 रख दिए। आपको सारा फार्मूला याद करना पड़ेगा तभी तो आप समझ में आएगा। चलिए वही चीज इंग्लिश में दिया है, यहाँ पर देख लीजिए साइन 2a बराबर √3/2 दिया है, तो ये का मान पूछ रहा है। देखिए कितना सिंपल सा क्वेश्चन है। साइन 2a बराबर दिया है √3/2। अब देखिए भाई साइन 2a लिखा है तो साइन 2a ऐसे रहने दीजिए, जबकि बराबर के इधर √3/2 लिखा है। √3/2 को हम साइन 60 लिख सकते हैं, क्योंकि साइन 60 बराबर √3/2 होता है। साइन 60 अंश का मान √3/2 होता है। तो देखिए इधर साइन 2a है, साइन 2a रहने दीजिए, और √3/2 की जगह पर साइन 60 लिख सकते हैं। अब देखिए साइन की जगह पर साइन हो गया तो 2a की जगह पर 60 हो गया, 2a की जगह पर 60 हो गया। चाहे तो आप बीच में एक लाइन लिख सकते हैं यहाँ पर कि तुलना करने पर या कंपेयरिंग बोथ साइड। तो साइन की जगह साइन हो गया, 2a की जगह पर 60 हो गया, तो 2a का मान क्या आ गया 60। अब 2 को इधर भेज दीजिए तो ये बराबर क्या आ जाएगा 60/2 बराबर 30 आ गया। तो इस तरह से 30 हो गया हमारा विकल्प सही। अब यही चीज इंग्लिश में लिखा होगा, चलिए भाई इंग्लिश में भी देख लेते हैं हम लोग क्या लिखा है। तो इंग्लिश में भी 30 अंश वही सही हो जाएगा। अब लिखा है 2 cos, क्या लिखा है यार इंग्लिश वाला हम लोग देख लीजिए, थोड़ा प्रिंट बढ़िया है। तो 2 cos 3 थीटा बराबर 1 दिया है। क्या लिखा है 2 cos 3 थीटा बराबर 1 दिया है। तो थीटा का मान ज्ञात करना है इसमें। अब देखिए कितना आसान सा है, 2 को इधर भेज दीजिए ना, तो cos बराबर 3 थीटा बराबर आ जाएगा 1/2। देखिए 2 और cos 3 थीटा के बीच में गुणा है, तो 2 को इधर भेजेंगे तो बटे में आएगा, तो cos 3 थीटा बराबर 1/2 आ गया। अब देखिए cos 3 थीटा बराबर 1/2 की जगह पर लिख सकते हैं cos 60 अंश। अब देखिए तुलना करवा दीजिए तुलना से, तो तुलना करेंगे तो cos की जब cos हो गया, यानी 3 थीटा की जगह पर 60 है, तो 3 थीटा का मान आ गया 60।
अब 3 और थीटा के बीच में गुणा है तो 3 इधर जाएगा तो बटे में, तो थीटा बराबर आ जाएगा 60/3 और 60/3 का मान 20 होता है, तो 20 हमारा विकल्प सही हो गया। यहाँ पर भी हिंदी में भी 20 वही सही हो गया। इसको देखिए, इसको देखेंगे आप लोग तो लिखा है, कह रहा है कि पी क्यू और बी सी का अनुपात 1:3 है, तो पी क्यू बटे बी सी ये बराबर होगा ए पी बटे ए बी, इसके बराबर होगा। अब देखिए पी क्यू बटे बी सी, पी क्यू बटे बी सी का मान लिख देते हैं 1/3 बराबर है ए पी बटे ए बी, क्योंकि ए पी बटे ए बी, क्योंकि ये भुजाओं का अनुपात बराबर होता है, आप सब जानते हैं। अब देखिए पलट दीजिए, तो पलट देंगे, दोनों तरफ पलट देंगे हम, तो 3/1 हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा ए बी बटा ए पी। अब -1 कर देंगे दोनों तरफ से, तो 3/1 -1 बराबर ए बी बटा ए पी -1, दोनों तरफ से -1 कर देंगे। अब देखिए इधर क्या आ जाएगा, 1 3 में से 1 गया 2, तो 2/1 आ जाएगा। और इधर क्या आ जाएगा, एपी 1 में एपी, एबी में से एपी घटेगा, तो एबी में से एपी घटेगा तो बीपी बचेगा, तो बीपी बटे एपी। अब पलट देंगे इधर वाला, तो क्या आ जाएगा भाई, एपी बटे बीपी बराबर आ जाएगा 1:2, तो 1:2, यानी कि हमारा विकल्प ये सही हो गया। तो इस तरह से लगा लेंगे आप लोग। और ये कैसे होता है, तो कॉन्सेप्ट आप लोग जब समझ लेंगे तभी समझ में आएगा। तो इस तरह से हमने 20 विकल्प कर लिए पूरा का पूरा। अब इसके बाद में विकल्प खत्म होने के बाद अब हम लोग खंड बा करेंगे। और खंड बा क्या है, वर्णनात्मक प्रश्न, यानी कि क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा। और पहला क्वेश्चन दिया है सभी खंड कीजिए, सभी खंड इसमें सॉल्व करने हैं। और ये सारे के सारे 2-2 नंबर के, यानी छोटे छोटे से क्वेश्चन हैं। तो चलिए एक एक करके सॉल्व करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि सिद्ध कीजिए कि 4 + √2 एक अपरिमेय संख्या है। अब आप सब जानते हैं कि इसको हम लोग सॉल्व कैसे करते हैं, देखते हैं सॉल्व करते हैं हम लोग। क्या है क्वेश्चन, क्वेश्चन है कि सिद्ध कीजिए 4 + √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो जानते हैं जिस चीज को आपको अपरिमेय सिद्ध करना हो उसको हम पहले परिमेय मान लेते हैं। तो माना 4 + √2 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। आप सब जानते हैं कि जिस चीज को अपरिमेय सिद्ध करना हो सबसे पहला काम करते हैं उसे हम परिमेय मानते हैं। और परिमेय मानने के बाद क्या लिख देंगे, 4 + √2 बराबर ये बटा बी। और जहां ये तथा बी सहअभाज्य है, सहअभाज्य संख्या है। अब आप सब जानते हैं सहअभाज्य का मतलब क्या होता है, ये और बी सहअभाज्य होने का मतलब हुआ कि भाई ये और बी आपस में सहअभाज्य हैं। सहअभाज्य माने ना कटने वाले हैं, यानी कि ये और बी आपस में कटेंगे नहीं, ना तो ये से बी कटेगा, ना तो बी से ये कटेगा, ना दुनिया में कोई संख्या है जो ये और बी को काट पाए, यानी सहअभाज्य संख्या है। जैसे 5/3 है, तो ये सीधा सीधा आप किसी संख्या से कटेगा नहीं, ये दोनों आपस में क्या है, सहअभाज्य हैं। भाई 3 से 5 नहीं कटेगा, 5 से 3 भी नहीं कटेगा, तो ये सहअभाज्य। तो इस तरह से इसे कहते हैं सहअभाज्य संख्या, जो आपस में कटे ना। ठीक है, जिसे 10/12 है, तो ये आपस में सहअभाज्य संख्या नहीं है। इसको 2 से काट सकते हैं, 2 × 5 = 10, 2 × 6 = 12 काट सकते हैं, तो ये सहअभाज्य नहीं थे 10/12। तो ऐसे ये और भी क्या है भाई, सहअभाज्य संख्या है। अब देखिए इस पर थोड़ी सी गणितीय संक्रिया करते हैं। तो 4 को इधर भेजेंगे तो √2 इधर अकेला बचेगा, और इधर क्या हो जाएगा, ये बटे बी और -4, क्योंकि +4 इधर जाएगा तो -4 हो जाएगा। अब देखिए हमें क्या करना रहता है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन में बराबर की इधर इसी को, जो भी √ में है उसी को अकेला छोड़ना रहता है। अब आप थोड़ा सोच कर देखिए, भाई ये तो पूर्णांक है, बी भी पूर्णांक है और 4 भी पूर्णांक है, तो यानी कि इधर वाला जो मटेरियल है ये हमारा पूरी तरह से क्या है, पूरी तरह से परिमेय संख्या है। और √2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या, और एक अपरिमेय आपस में बराबर नहीं हो सकता, इसलिए 4 + √2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। हमारा परिमेय मानना गलत था। तो इसी बात को अब हम विस्तार से लिख देते हैं। चलिए एक लाइन और सॉल्व कर लेते हैं। तो ये -4b बटे b, चलिए लिख देते हैं। चूंकि ये कामा b तथा 4, देखिए भाषा किस तरह से लिखना है तो वो मैंने यहां पर लिख दिया है, आप लोग देख लीजिए। लिखा है कि चूंकि ये b तथा 4
ए बी तथा 4 ये तीनों आपस में पूर्णांक हैं, अतः ये -4b/b ये जो आया है ये एक परिमेय संख्या है, जबकि √2 तो एक अपरिमेय संख्या है, अतः ये आपस में बराबर नहीं हो सकते, अतः विरोधाभास प्रतीत होता है। अतः 4 + √2 ये जो ऊपर है ये क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो इस तरह से प्रूफ कर देना इसको, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है। फिर बी नंबर क्वेश्चन है cos थीटा बराबर 13/5, तो cot थीटा का मान बताइए। अब देखिए आप लोग, कितना आसान सा क्वेश्चन है। क्या दिया है भाई, कोसेक थीटा बराबर 13/5। आप सब जानते हैं कोसेक थीटा के फार्मूले में ऊपर होता है कर्ण और नीचे क्या होता है, नीचे होता है लंब। अब सोचिए, एक त्रिभुज है जिसका कर्ण 13 है और लंब क्या है, 5 है, तो इसका सोचिए आधार क्या होगा। तो आप सब जानते हैं कि कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। आप सब जानते हैं ये पाइथागोरस प्रमेय। अब 13 का स्क्वायर क्या होगा, 13 13 में 169 और 5 का स्क्वायर 25 इधर आएगा तो -25 हो जाएगा और बराबर आधार का स्क्वायर। अब देखिए 169 में से 25 घटेगा तो 144 बचेगा, बराबर हो गया आधार का स्क्वायर। अब इधर से स्क्वायर हटेगा तो इधर वाला अंडर रूट में चला जाएगा, अंडर रूट 144 का मान आता है 12, 12 बरही में 144 होता है, तो ये आ गया आधार का मान, यानी आधार है 12। अब सोचिए किस चीज का मान पूछ रहा है, तो cot थीटा का मान आपसे पूछ रहा है, तो cot थीटा का सूत्र लगा दीजिए। तो cot थीटा बराबर क्या होता है, cot थीटा बराबर होता है आधार बटा लंब। भाई cot थीटा का फार्मूला क्या होता है, आधार बटे लंब, और आधार का मान आपने निकाल लिया 12 और लंब का मान पहले से दिया था 5, तो 12/5 ये हमारा cot थीटा का मान हो गया। तो इस तरह से कोसेक थीटा बराबर 13/5 दिया है, तो इसके आधार पर त्रिभुज की तीनों भुजा निकालकर और फिर cot थीटा का मान हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। 2 नंबर का क्वेश्चन है, छोटा सा, तो इस तरह से लग गया। फिर सी नंबर क्वेश्चन दिया है कि 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण दिया है 30 अंश। तो देखिए कितना आसान सा क्वेश्चन है, आपको कोण दिया है, थीटा का मान दिया है 30 अंश, देखिए जिसका कोण 30 अंश है, तो देखिए थीटा का मान दिया है और आपसे आर का मान, त्रिज्या कह रहा है 14 सेंटीमीटर है, तो कह रहा है त्रिज्यखंड एरिया ऑफ सेक्टर बताइए। तो एरिया ऑफ सेक्टर यानी त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल का सूत्र आपको पता है, थीटा बटे 360 गुणे पाई आर स्क्वायर, ये होता है। अब देखिए थीटा का मान दिया है 30 बटे 360 कर देंगे, गुणे पाई का मान होता है 22/7 आर स्क्वायर यानी 14 का स्क्वायर, तो 14 गुणे 14। अब देखिए 30 एकम 30 और 12 3 36, देखिए 0 0 कटेगा, 3 एकम 3 12 3 36 हो गया, 7 एकम 7 7 दूना 14, इस तरह से कट गया। अब इसको काट पीट लेंगे आप लोग और 2 से काटेंगे 12 को, तो 2 एकम 2 2 छक 12, फिर 2 से काटेंगे तो 11 दूना 22 और 3 दूना 6। अब क्या आ गया, 14 का 11 गुणा कीजिए तो 11 चौक 44 के 4 हासिल 4, 11 एकम 11 और 4 15, 154/3 आ जाएगा। तो इस तरह से क्या किया, 154/3 ये हमारा, अच्छा ये सेंटीमीटर में दिया था तो सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमारा आंसर हो गया। चाहे तो आप भाग देकर इसको और ज्यादा सरल कर सकते हैं। तो इस तरह से देखिए थीटा का मान दिया था, आर का मान दिया था, एरिया ऑफ सेक्टर आपसे पूछ रहा था, तो एरिया ऑफ सेक्टर का फार्मूला ये होता है, मैंने डायरेक्ट उस पर रखा। देखिए थीटा की जब 30/360, पाई का मान 22/7 और आर स्क्वायर है यानी 14 का स्क्वायर है, तो 14 का स्क्वायर में 14 का 2 बार गुणा, तो गुणा करके और जो कटवट रहा था काट दिया, फिर 154/3 आ गया। अब देखिए आप लोग 154/3 को आप लोग काट सकते हैं, इसको और ज्यादा सिंपल करके डेसिमल में लिख सकते हैं, तो इस तरह से हो गया। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित सारणी का माध्यिका ज्ञात कीजिए। माध्यिका ज्ञात करने के लिए सबसे पहले सारणी को हमें बनाना पड़ेगा कॉपी में, तो चलिए बनाते हैं। तो इस तरह से देखिए सारणी बना लिया मैंने, और आप सब जानते हैं कि हमें माध्यिका ज्ञात करना है। जो हमें क्वेश्चन दिया गया है उसमें हमें क्या ज्ञात करना है, तो उसमें हमें माध्यिका ज्ञात करना है। तो माध्यिका ज्ञात करना है तो हम सब जानते हैं कि सबसे पहला काम करना पड़ेगा, हमें संचयी बारंबारता निकालना पड़ेगा, मतलब कि हमें CF का मान निकालना है। तो CF का मान कैसे निकलता है, तो आप सब जानते हैं, इसी को देख देख कर यहाँ पर लिखिए, 5 हो गया, फिर 5 में इस 8 को जोड़िए, फिर यहाँ लिखिए, तो 5 और 8 13 यहाँ हो गया, फिर 13 में 20 जोड़िए, यहाँ पर लिखिए, तो 13 और 20 कितना होता है, तो 33 हो जाएगा। 33 और 15 कितना हो जाएगा, तो 48 हो जाएगा। 48 और 7 कितना होगा, तो ये 55 हो जाएगा। 55 और 5 कितना होगा, तो 60 हो जाएगा, और यही 60 हमारा n होता है। और फिर हमें निकालना पड़ता है n/2, और n/2 यानी कि 60/2, और 60/2 क्या होगा, 30। अब देखिए 30 कहाँ है, तो देखिए 5 तक का इस लाइन में है, इस लाइन में है, और 5 से लेकर 13 तक, 5 से लेकर 13 तक यानी 6 7 8 9 10 11 12 13 तक इस लाइन में है।
और 13 से लेकर 33 तक इसमें है, तो सोचिए 30 किस लाइन में पड़ेगा, 30 किस लाइन में पड़ेगा, तो 30 भाई इसी लाइन में पड़ेगा। देखिए भाई 5 तक इस लाइन में है, इस वर्ग अंतराल में है, 5 तक का नंबर हमारा इसमें पड़ेगा, 1 2 3 4 5 तक का इसमें पड़ेगा, और फिर 13 तक यहाँ पर है, यानी कि 6 7 8 9 10 11 12 13 तक इसमें है, और 13 से लेकर 33 तक इसमें है, यानी 13 से लेकर यानी कि 14 15 16 17 18 19 20 ये सब सारा का सारा 33 तक इसमें है, तो हमारा 30 इसी में तो पड़ेगा और 30 इसी में पड़ेगा, इसीलिए इसका नाम हो जाएगा माध्यिका वर्ग। इसका नाम होगा माध्यिका वर्ग। और जब माध्यिका वर्ग पता चल गया तो आप सब सीधा सीधा माध्यिका का फार्मूला लगाइए और सारा मान रख दीजिए। और माध्यिका का फार्मूला होता है L प्लस n/2 माइनस CF बटे F इंटू H, ये होता है। अब L क्या है भाई, तो माध्यिका वर्ग की निम्न सीमा। तो देखिए आगे वाले को निम्न सीमा कहते हैं, पीछे वाले को उच्च सीमा कहते हैं। तो माध्यिका वर्ग की L का मतलब होता है माध्यिका वर्ग की निम्न सीमा, तो यानी कि 20 हो गया, प्लस n/2 का मान, तो n/2 का मान आपने पहले ही निकाल लिया है 30, माइनस CF क्या होता है, CF क्या होता है, तो माध्यिका वर्ग के ठीक पहले वर्ग की संचयी बारंबारता यानी कि 13 हो गया, बटे F क्या होता है माध्यिका वर्ग की बारंबारता यानी कि 20 हो गया, और गुणे H क्या होता है, H होता है हाइट, हाइट माने ऊंचाई होता है। तो 20 से 30, 10 से 20, 30 से 40, इन सब में कितने का अंतर था, तो वही हाइट होता है, तो 10 का। अब देखिए 10 दूना 20 हो गया। अब देखिए 20 प्लस 30 में से 13 घटाएंगे कितना आ जाएगा, तो 30 में से 13 घटाएंगे 17 आ जाएगा, 17/2। 30 में से 13 घटाएंगे तो ये 17/2 आ जाएगा। अब 17/2 माने कितना, 8 दूना 16, 8.5 आ गया। तो आ गया 20 प्लस 8.5 और जोड़ देंगे तो 28.5, ये हमारा माध्यिका निकल कर आ गया सामने। तो इस तरह से मैंने माध्यिका निकाल लिया। तो ये देखिए डी वाला क्वेश्चन भी लग गया, यानी कि इसकी माध्यिका हम लोगों ने निकाल ली। आप सब देख सकते हैं कि किस तरह से मैंने निकाला, देखिए तो इस तरह से हो गया। अब देखिए कह रहे बिंदु इतना तथा इतना के मध्य दूरी ज्ञात कीजिए, तो कितना आसान सा क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन को मैं लिख ले रहा हूं, यहाँ पर क्या दिया है -5, 7 और फिर दिया है -1, 3। कह रहा है इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए, यही हमारा ई नंबर क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं इन दोनों के बीच की दूरी कैसे निकलेगा। तो बीच की दूरी निकालने का फार्मूला बहुत आसान सा होता है। आगे वाले को मानिए x1 y1, ये x1 y1 हो गया, इसको मानिए x2 y2। आप इसको x1, इसको x1 y1, इसको x2 y2 मान लेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं होगा, एकदम से आ जाएगा आंसर। अब चलिए दूरी का सूत्र लगा दीजिए। तो दूरी बराबर क्या होता है, दूरी का सूत्र होता है √ में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इस तरह से हो गया। चलिए भाई x2 का मान क्या दिया है -1, फिर माइनस फार्मूले वाला, और x1 का मान फिर से -5 दिया है, और स्क्वायर है तो होल स्क्वायर कर देंगे, होल स्क्वायर। देखिए भाई x2 का मान क्या दिया है -1, और एक माइनस फार्मूले वाला, और x1 का मान फिर से -5 दिया है, और फिर स्क्वायर कर देंगे, प्लस y2 का मान क्या दिया है 3 माइनस फार्मूले वाला, और y1 का मान क्या दिया है 7 का होल स्क्वायर। अब देखिए भाई आगे क्या है -1 और माइनस गुणे माइनस तो प्लस हो गया, +5 का स्क्वायर, प्लस देखिए 7 में से 3 गए 4, और 4 का स्क्वायर 16 हो गया, क्योंकि -4 का स्क्वायर भी 16 होगा और +4 का स्क्वायर भी 16 होगा, तो -4 आ गया, -4 का स्क्वायर 16 हो गया। फिर √ में क्या आ जाएगा, देखिए 5 में से 4, 4 का स्क्वायर 16, तो 16 + 16 यानी कि √ में क्या आ गया भाई, √ में आ गया 32, और आगे लिख दीजिए मात्रक, और यही हमारा हो गया आंसर। इस तरह से √32 मात्रक। अच्छा √ से इसको बाहर निकाल सकते हैं आप लोग, तो 4 से 16 दूना 32, तो 4 √2 आ जाएगा। तो आप लोग ऐसा भी करके लिख सकते हैं कि 4 √2 मात्रक लिख दीजिए। अगर √32 को बाहर निकालेंगे रूट से तो ये 4 √2 ही आएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला नंबर क्वेश्चन है कि बिंदुओं 2, y और 10, 3 के बीच की दूरी दिया है 10 मात्रक, तो y का मान ज्ञात कीजिए। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। बिंदु हम लिख लेते हैं पहले, क्या दिया है, तो बिंदु दिया है 10, y, सॉरी 2, y, 2, y एक बिंदु दिया है, और एक दिया है 10, 3। कह रहा है ये दोनों बिंदु है, और इन दोनों बिंदु के बीच की दूरी भी दिया है हमें साथ साथ में।
और कितना दिया है, तो ये दिया है 10 मात्रक। तो कह रहा है y का मान ज्ञात करो। तो बहुत सिंपल सा है, दूरी का सूत्र लगा दीजिए। तो दूरी बराबर क्या होता है, अंडर रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो ये हमारा फार्मूला है। और देखिए दूरी का मान दिया है 10, तो दूरी की जगह पर 10 लिख दीजिए, बराबर अंडर रूट में x2 का मान क्या दिया है, तो x2 का मान दिया है, देखिए इसको मानते हैं x1 y1 और इसे मानते हैं x2 y2। अब आप लोग समझ गए होंगे। तो x2 का मान क्या दिया है 10 माइनस x1 का मान क्या दिया है 2, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दो, प्लस y2 का मान क्या दिया है, तो y2 का मान दिया है 3 दिया है, तो 3 दिया है, माइनस y1 का मान दिया है y, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दीजिए। अब देखिए भाई, हम दोनों तरफ का वर्ग कर देते हैं। तो दोनों तरफ अगर हम वर्ग करेंगे, तो 10 का वर्ग होगा तो 10 का वर्ग 100 हो जाएगा, बराबर। अगर बराबर के इधर वाले का वर्ग होगा, पूरे का वर्ग होगा, तो अंडर रूट गायब हो जाएगा, क्योंकि कोई भी चीज अंडर रूट में है और उसका वर्ग होगा तो उसका अंडर रूट गायब हो जाएगा। तो अंडर रूट समझ लीजिए गायब हो गया। 10 में से 2 गया 8, 8 का स्क्वायर 64 प्लस 3 का स्क्वायर। तो देखिए ये माइनस बी के होल स्क्वायर पर खोलना पड़ेगा, तो ये स्क्वायर, तो ये स्क्वायर माने 3 का स्क्वायर 9 प्लस बी स्क्वायर, 20 का स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 इंटू ये का मान 3 है, तो 6 हो गया 6y, और माइनस है तो माइनस में रहेगा ये चीज। अब देखिए भाई 100 इधर पहले से है और 64 और 9 जोड़ लीजिए, 64 और 9, देखिए 100 इधर ले आएंगे तो 100 इधर आ जाएगा तो माइनस 100 हो जाएगा, और 64 और 9 की, अच्छा उधर कितना बचा 0, देखिए बराबर के इधर से 100 को इधर ले आए तो माइनस 100 हो गया, और 64 और 9 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 64 74 73 बचेगा, प्लस 73 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6y। तो ये है। अब देखिए वाई स्क्वायर को आगे लिख दीजिए क्योंकि स्क्वायर में है, माइनस 6y और 73 में से 100 घटा देंगे तो माइनस में बचेगा 10 में से 3 के 7 और ये बचेगा 9, 9 में से 7 के 7 2 27 बचेगा, और बराबर 0 इधर लिख दीजिए क्योंकि आगे 0 लिखिए चाहे पाछे 0 लिखिए, तो ये 27। अब देखिए इसका गुणनखंड करते हैं। तो गुणनखंड कैसे होगा, तो सोचिए ऐसी दो संख्या जिसका गुणा करने पर माइनस 27 आए और जोड़ने घटाने पर माइनस 6 आए, तो क्या होगा, ऐसी दो संख्याएं कौन सी होंगी। तो ऐसी दो संख्या आप सोचेंगे तो 9 त्रिक 27 और 9 में से 3 गए 6, तो ये आ जाएगा 9 3। अब देखिए अगर माइनस चलाना है तो यहाँ पर माइनस लगेगा। अब देखिए माइनस 9 का 3 में गुणा करेंगे तो माइनस 27 आ जाएगा, और माइनस 9 और 3 जोड़ देंगे तो माइनस 6 आ जाएगा। अब देखिए वाई स्क्वायर का गुणांक 1 है तो डायरेक्ट आप आंसर लिख सकते हैं। क्या होगा, माइनस 9 यहाँ है तो माइनस 9 ऐसे लिखिए, वाई लगाकर कोष्टक में कर दीजिए, फिर प्लस 3 है तो प्लस 3 ऐसे लिखिए और वाई लगाकर कोष्टक में कर दीजिए, बराबर 0। अब लिखिए इफ y माइनस 9 बराबर 0, तो y बराबर आ गया 9, क्योंकि माइनस 9 इधर जाएगा तो प्लस 9 हो जाएगा। और इफ दूसरे कोष्टक वाला लिखिए y प्लस 3 बराबर 0, तो y बराबर क्या आ गया, माइनस 3। तो ये देखिए y का दो आंसर मान निकल गया, और हमें y का मान ही तो निकालना था। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा था कि y का मान ज्ञात कीजिए, तो इस तरह से निकल गया। देखिए आप लोग दो बिंदु दिया था, ये वाला के बीच की दूरी 10 मात्रक है, तो देखिए मैंने कह दिया कि ये वाला दो बिंदु है और इन दोनों के बीच की दूरी 10 मात्रक है। अब क्वेश्चन क्या कह रहा था, दूरी का सूत्र लगा दिया मैंने, तो दूरी की जगह पर 10 हो गया और सारा मान रख दिया, दोनों तरफ का वर्ग करवा दिया, 10 का स्क्वायर 100 हो गया और 10 में से 2 गया 8 का स्क्वायर 64 हो गया, और ये माइनस बी का होल स्क्वायर पर इसको खोल दिया, फिर इसको कैलकुलेट करके द्विघात समीकरण बन गया, द्विघात समीकरण को सॉल्व कर दिया, तो इस तरह से एक्स वाई का मान निकल गया। तो इस तरह से हमारा पहला क्वेश्चन का जितना भी क्वेश्चन था सारा का सारा सॉल्व हो गया। अब हम लोग दूसरा नंबर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। दूसरे नंबर क्वेश्चन का ये नंबर क्वेश्चन देखते हैं, और ये वाला क्या है, यदि द्विघात समीकरण p-1 और इंटू एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस 1 का एक शून्य माइनस 3 है तो p का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए जब शून्य दिया हो तो उसका मान कैसे ज्ञात करते हैं। देखिए सबसे पहले तो क्वेश्चन को लिख लेते हैं हम लोग, और क्वेश्चन क्या है, p-1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस 1 ये दिया है, ये नंबर क्वेश्चन यानी दूसरा का ये नंबर क्वेश्चन है, और इसमें कह रहा है p का मान ज्ञात करना है, और इसका एक शून्य दिया है आपको, और वो शून्य क्या है, शून्य क्या आपको दिया है, तो शून्य बराबर दिया है, क्या दिया है, -3 दिया है। अब चलिए आप सब जानते हैं कि अगर किसी बहुपद में शून्य का मान रख देंगे तो इस बहुपद का मान शून्य हो जाएगा। तो देखते हैं जहां जहां इसमें x है वहां -3 लिखिए और फिर इसको बराबर 0 के कर दीजिए,
फिर लिखेंगे, यानी कि सॉल्व करना शुरू करते हैं। और सॉल्व कैसे करेंगे, तो p-1 की जगह पर p-1 इंटू यक्स, यक्स की जगह पर क्या लिखेंगे -3, और -3 का क्या होगा भाई स्क्वायर, प्लस p बीच में इंटू है गुणा, और यक्स का मान -3 दिया है, तो -3 और +1, और ये क्या हो गया 0 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि शून्य रख दिए यक्स की जगह पर। फिर देखिए p-1 और -3 का स्क्वायर 3 होता है, यानी कि इंटू 3 प्लस, अब देखिए -3 और प्लस p का गुणा होगा, तो माइनस प्लस का गुणा माइनस हो जाएगा, और p और 3 का गुणा हो जाएगा 3p, +1 बराबर 0, और फिर हो जाएगा 3p -3 एकम 3 -3p +1 बराबर 0। इसके बाद आगे देखिए, हम लोगों से थोड़ा सा गड़बड़, -3 का स्क्वायर 9 होगा, प्लस में 9, तो इसलिए हो जाएगा 9p -9, तो ये हमने सुधार कर लिया। अब देखिए 9p में से 3p घट जाएगा तो 6p बचेगा, और -9 और +1, तो ये आ जाएगा -8 बराबर 0। तो -8 पहले इधर भेजेंगे, तो ये हो जाएगा +8, और इधर बचेगा 6p, और फिर p का मान निकालेंगे, तो p बराबर होगा 8/6, और 2 से काट देंगे, 2 चौक 8, 2 3 6, यानी 4/3, ये हमारा p का मान आ गया। तो इस तरह से मैंने p का मान निकाल दिया। देखिए 9 का p में गुणा होगा 9p, और 9 1 जा 9, और 3p +1। अब देखिए 9p में से 3p घट जाएगा, 6p आ जाएगा, और -9 में से +1 घटेगा तो -8 आ जाएगा। तो इस तरह से मैंने इसको लगा दिया। चलिए अब हम लोग दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। लिखा है p के किन मानों के लिए निम्न समीकरण का अद्वितीय हल होगा। तो देखते हैं, क्वेश्चन को पहले लिख लेते हैं हम लोग। क्या लिखा है, 4p यहां पर लिख लेते हैं। तो देखिए मैंने क्वेश्चन को यहां पर लिख लिया है, और कह रहा है कि देखिए इसको समीकरण 1 मानते हैं, इसको समीकरण 2 मानते हैं। फिर देखिए आपको अद्वितीय हल है, क्वेश्चन कह रहा है इन दोनों का अद्वितीय हल है, तो p का कौन कौन सा मान संभव है, p का मान क्या क्या हो सकता है। तो देखते हैं, अद्वितीय हल के लिए आप सब जानते हैं कि अद्वितीय हल के लिए a1/a2 ये बराबर नहीं होगा b1/b2 के, ये बराबर नहीं हो सकता। अब सोचिए a1/a2 का अगर मान निकालें, तो a1/a2 का मान क्या होगा, तो a1/a2 का मान होगा, देखिए यहां पर क्या लिखा है 4, तो a1 का मान है 4/a2 का मान क्या है 2 है, तो यानी कि इसका मान आ गया 2/1। इसको काट देंगे तो 2 1 2, 2 दूना 4, 2/1 आ गया। अब देखिए b1/b2 का यही मान नहीं आना चाहिए, तो b1/b2 अद्वितीय हल के लिए भाई ये चीज कंडीशन फॉलो करना चाहिए। तो b1 का मान क्या है, b1 का मान है p/b2 का मान क्या है, तो b2 का मान है 2। अब देखिए भाई यहां पर अगर 4 हो गया तो फिर यही मान a1/a2 के बराबर हो जाएगा, तो यानी कि p का मान इस 2 के बराबर, मतलब 4 के बराबर नहीं होना चाहिए। क्यों, क्योंकि p का मान अगर 4 हो गया, तो 2 से काटेंगे, 2 दूना 4 हो जाएगा, और 4 हो गया तो क्या होगा, इसके ये बराबर हो जाएगा, और अगर बराबर हो गया तो फिर क्या होगा, अद्वितीय हल नहीं होगा। तो इसलिए क्या करेंगे, p का मान हम लोग लिखेंगे 4, और यही हमारा आंसर है। कह रहा है अद्वितीय हल है, मतलब इसका अद्वितीय हल है। देखिए p के किन मानों के लिए निम्न समीकरण का एक अद्वितीय हल होगा। इसका अद्वितीय हल कब होगा, तो जब भाई p का मान 4 ना हो, जब p का मान 4 ना हो, 4 के अलावा कुछ हो, तो समझ लीजिए कि इसका मान अद्वितीय होगा। यानी p ≠ 4 हो तो क्या हो भाई, इसका अद्वितीय हल होगा। क्यों, क्योंकि p का मान अगर 4 हो गया तो इसका मान भी 2/1 आ जाएगा, और 2/1 यानी कि a1/a2 b1/b2 बराबर हो गया, और a1/a2 और b1/b2 अगर बराबर हुआ तो समझ लीजिए अद्वितीय हल नहीं होगा। तो इसलिए अगर यहाँ 4 हुआ तो गड़बड़ हो जाएगा मामला, तो 4 ना रहे, बाकी कुछ भी रहे, 4 के अलावा कोई भी संख्या यहाँ पर हो सकता है, तो p का मान 4 के अलावा कुछ भी हो सकता है। तो p का मान 4 के अलावा अन्य कोई भी पूर्णांक हो, तो ये हमारा आंसर हो गया। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं, क्या लिखा है। लिखा है सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के बाह्य बिंदु को वृत्त के केंद्र पर मिलाने वाले रेखाखंड उसी बाह्य बिंदु से खींची गई वृत्त की 2 स्पर्श रेखाओं के साथ बराबर कोण बनाता है। तो चलिए इसको लगाते हैं, चलिए समझते हैं इस क्वेश्चन को, जो कि आप डी नंबर क्वेश्चन को देख रहे हैं। तो इसमें सिद्ध क्या करना है कि एक वृत्त है इस तरह से, और इस वृत्त के केंद्र से
एक बाह्य बिंदु तक एक रेखा खींची गई है और सिद्ध करना है इसी बिंदु से, जैसे इस बिंदु को मैं वो मान लेता हूं और इस बिंदु को P मान लेता हूं और इस P बिंदु से इस वृत्त पर 2 स्पर्श रेखाएं खींच दी गई। तो सिद्ध कीजिए। देखिए यहां पर 2 कोण आपस में ये बराबर हैं, यही हमें सिद्ध करना है। तो चलिए देखते हैं भाई। यहां से आप सब जानते हैं कि ये बिंदु जहां पर स्पर्श कर रहा है, इस बिंदु को केंद्र से मिलाएंगे तो ये त्रिज्या होगा और ऐसे ही इधर भी मिला देंगे तो ये भी त्रिज्या होगा। अब आप जानते हैं, इसको मान लेते हैं ये और बी। अब आप सब जानते हैं कि अगर हम त्रिभुज AOP यानी इस ऊपर वाले त्रिभुज AOP तथा त्रिभुज OBP या BOP में, इन दोनों त्रिभुजों में देखें तो AOP त्रिभुज में AO ये बराबर होगा, AO बराबर होगा BO के। क्यों? क्योंकि एक ही त्रिभुज के दोनों त्रिज्या है। और दूसरा चीज AP बराबर होगा BP के, AP बराबर है BP के। क्यों? AP और BP क्यों आपस में बराबर हैं? तो आप सब जानते हैं, यहां गिवन करके एक हेडिंग लिख सकते हैं, दिया है करके लिख सकते हैं कि भाई एक बिंदु से एक ही वृत्त पर खींची गई सभी स्पर्शरेखाएं, दोनों स्पर्शरेखाएं आपस में बराबर होती हैं। फिर OP बराबर है OP के, यानी OP तो उभयनिष्ठ है कॉमन, तो यहां पर उभयनिष्ठ लिख सकते हैं। और इस तरह से इस ऊपर वाले त्रिभुज की तीनों भुजाएं इस नीचे वाले त्रिभुज की तीनों भुजाओं के बराबर है। और जब तीनों भुजाएं बराबर हैं तो यस नियम से त्रिभुज AOP ये सर्वांग सम हो गया त्रिभुज BOP के। ये सर्वांग सम हो गया किस नियम से? यस नियम से। ये सर्वांग सम हो गया। और जब ये सर्वांग सम हो गया तो यानी कि ये वाला कोण हमारा इस वाले कोण के बराबर है, तो BPO कोण BPO ये बराबर हो जाएगा APO के, कोण APO के। और यही कोण हमें बराबर सिद्ध करना था, प्रूफ हो गया। आप सब एक बार फिर से क्वेश्चन को पढ़ सकते हैं। लिखा है सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के बाहरी बिंदु को वृत्त के केंद्र पर मिलाने वाले रेखाखंड उसी बाह्य बिंदु से खींची गई 2 स्पर्श रेखाओं के साथ बराबर कोण बनाता है। यानी ये वाला रेखा दोनों स्पर्श रेखाओं के साथ बराबर कोण बनाते हैं, यानी ये वाला कोण इसके बराबर सिद्ध करना था। कैसे सिद्ध किया? सबसे पहले मैंने सिद्ध कर दिया कि ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है, और अगर ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है तो इनके दोनों कोण आपस में बनाए गए कोण ये भी आपस में बराबर होंगे। तो इस तरह से मैंने सर्वांग सम सिद्ध कर दिया। अब हम लोग डी वाला क्वेश्चन देखते हैं। सॉरी, ये सी वाला था, अब ये डी वाला देखते हैं। लिखा है सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से होकर दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है। तो चलिए इसको देखते हैं। देखिए ये क्वेश्चन विद्या में सेम टू सेम यहाँ पर लिखा हुआ है, हल्का सा उसी के जैसा है, थोड़ा सा आप लोग समझदारी से इसी में परिवर्तन कर लेंगे तो हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर दिया है ये क्वेश्चन और आप लोग इसको ध्यान से देख सकते हैं। देखिए किस तरह से सिद्ध किया हुआ है। सिद्धांत सिद्ध करना है DE समांतर है BC के, यानी DE BC के समांतर है। अब इसी को उल्टा करके उस क्वेश्चन में दिया गया है, यानी कि ये समांतर पहले से दिया है, इसको आधा सिद्ध करना है। तो चलिए देखते हैं। इसमें एक अनुपात दिया है, दूसरा अनुपात उसमें निकालना है। तो इसी फार्मूले पर इसका मान रख देना है और ये वाला मान आपको पता चल जाएगा। यानी इसका मान दिया है 1/2 रख देंगे और इसका मान आपको पता चल जाएगा। तो इस तरह से सिद्ध कर देंगे हम लोग उस क्वेश्चन को। तो देखिए कोई टफ नहीं है, सेम टू सेम इसी के जैसा है, फॉर्मेट थोड़ा सा बदल रखा है। तो मिल गया, तो मैंने इसी में दिखा दिया क्योंकि अभी बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो चलिए देखते हैं। लिखा है निम्नलिखित सारणी का माध्य ज्ञात कीजिए। ये एक सारणी दिया है, इसका माध्य ज्ञात करना है। तो माध्य कैसे ज्ञात करेंगे? आप सब जानते हैं कि इस सारणी को पहले हमें बनाना पड़ेगा। तो चलिए बनाते हैं। तो देखिए मैंने यहां पर बना लिया है उस सारणी को जो कि क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो इस सारणी को देखिए मैंने कॉपी में बना लिया है। अब आपको क्या करना है? इसका माध्य ज्ञात करना है। तो देखिए जब भी आपको माध्य ज्ञात करना है तो माध्य का फार्मूला पहले लिख लीजिए। तो माध्य बराबर क्या होता है? सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ, ये हमारा फार्मूला होता है। यानी आपको इस चार्ट की मदद से कहीं से भी सिग्मा एफ एक्स निकालना और सिग्मा एफ निकालना है। तो सिग्मा एफ तो बड़े आराम से निकल जाएगा। सिग्मा एफ का मतलब क्या होता है कि सारे सिग्मा के मान को जोड़, एफ के मान को जोड़ लो तो सिग्मा एफ निकल जाएगा। तो देखिए 8 2 10, 10 और 12 10 22, 22 और 20 42, 42 8 50। तो सिग्मा एफ का मान तो बड़े आराम से निकल गया, 50 आ गया। अब सिग्मा एफ एक्स चाहिए तो आपको पहले एक्स निकालना पड़ेगा। यक्स कैसे निकलेगा? तो आप सब जानते हैं इसको जोड़कर आधा करना पड़ेगा। तो आप लोग 130 प्लस 120 को जोड़कर अगर हम लोग आधा करेंगे तो ये आ जाएगा 125, क्योंकि इन दोनों को जोड़ेंगे 130 120 को तो आ जाएगा 250, 250 का आधा 125 होता है। तो 125 हो गया। ऐसे ही 130 प्लस 140 को अगर जोड़ेंगे तो 130 प्लस 140 अगर जोड़ेंगे तो आ जाएगा ये
हमारे पास 270 और 270 का अगर आधा कर देंगे तो 270 का आधा कितना होगा, तो 270 भागा 2, तो यह आ जाएगा 135। 135 ऐसे इसका 145 आ जाएगा, इसका 155 आ जाएगा और इसका 165 आ जाएगा। तो इस तरह से हमारा निकल गया। अब एफ एक्स का मान निकल गया, तो आप लोग निकालेंगे एफ एक्स का मान। और एफ एक्स का मान कैसे निकलता है, तो आपको एफ के मान और एक्स के मान में गुणा करना पड़ेगा। तो देखिए 125 दोनों कितना हो जाएगा, तो 250 हो जाएगा। फिर ऐसे ही अगर आपको करना है 135 गुणे 8, तो 135 गुणे 8 करेंगे तो आपके पास 1080 आ जाएगा, 1080। और ऐसे ही 145 गुणे 8 करेंगे, 145 गुणे 8 करेंगे तो 145 गुणे 12 करना है हमें। कितना करना है, 145 का हमें 12 में गुणा करना है। तो जब 12 में गुणा करेंगे तो यह आ जाएगा 1740 आ जाएगा। फिर ऐसे 155 का 20 में करेंगे तो 155 गुणे 20 करेंगे तो यह आ जाएगा 3100। ऐसे 165 गुणे 8 करना है तो 165 गुणे 8 कर देंगे तो यह आ जाएगा 1320। अब ये आ गया एफ एक्स का मान। अब हमें निकालना है सिग्मा एफ एक्स। तो सिग्मा एफ एक्स कैसे निकलेगा, यानी पूरे इस मान को जोड़ देंगे। तो इसको अगर हम जोड़ेंगे तो यह आ जाएगा हमारा 7490 यह आ जाएगा। अब देखिए माध्य का मान निकालना है, तो सिग्मा एफ एक्स का मान जो भी निकाले उसको यहाँ लिख दिए 7490 और बटा सिग्मा एफ का मान आप लोग यहाँ लिख दीजिए 50। अब देखिए अगर इसमें हम लोग भाग कर देंगे 50 का, तो 50 का भाग करने पर कितना आ जाएगा, तो आप सब जानते हैं 0 से 0 कट जाएगा और आप काट देंगे तो यह आ जाएगा 149.8। तो ये हमारा माध्य निकल गया। तो इस तरह से माध्य निकाल लेंगे हम लोग। देखिए आपके पास माध्य का क्वेश्चन दिया था तो माध्य निकल गया। अब चलिए एफ नंबर क्वेश्चन देखते हैं। लिखा है एक थैले में 3 लाल गेंदे 5 काली गेंदे हैं। तो सोचिए कितनी कुल गेंदे हुई, तो 3 और 5 8 गेंदे कुल मिलाकर इसमें हैं। ठीक बात है, यानी एक थैला है और उस थैले में 3 लाल गेंद है और 5 काली गेंद है। तो सोचिए कि आपके पास कुल कितना गेंद है, तो 3 लाल है और 5 काली है, तो यानी कि कुल मिलाकर 8 गेंद है। अब कह रहे हैं इन गेंद थैले में से एक गेंद यादृच्छिक निकाला जाता है, तो इसकी क्या प्रायिकता होगी कि वह गेंद लाल हो। तो लाल होने की प्रायिकता निकालनी है, तो सोचिए लाल कितने हैं, लाल की संख्या क्या है थैले में, तो 3 है। तो 3 बटा कुल कितनी गेंदें हैं 8, तो 3 बटे 8 हो गया लाल होने की प्रायिकता। ऐसे काली होने की प्रायिकता आपसे पूछे तो सोचिए थैले में कितने काली गेंदें हैं 5 है, तो 5 बटे और कुल कितने गेंदें 8, यानी थैले में जिसकी प्रायिकता पूछी जा रही है उसकी संख्या जितनी है उसे ऊपर लिखिए बटा कुल संख्या कितनी है उसको नीचे लिखते हैं। तो ये हमारा आंसर आ गया दोनों का। तो ये तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन होता है प्रायिकता का। तो इस तरह से हमने दूसरा नंबर क्वेश्चन पूरा का पूरा सॉल्व कर लिया। अब हम लोग तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। और तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है आप लोग देख सकते हैं, वही चीज इंग्लिश में दिया है तो इंग्लिश वाला हम लोग देखते नहीं है। फिर देखते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन। कह रहा है किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद 5 है। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कोई सारणी दिया है और उस सारणी का प्रथम पद यानी स्मॉल ये का मान 5 है। कह रहा है अंतिम पद 64 है, यानी ए एन का मान 64 है और सभी पदों का योगफल 400 है, यानी कि 400 है। यस एन का मान क्या है 400 है। तो पदों की संख्या ज्ञात करो, यानी एन का मान आपको ज्ञात करना है। तो आप सब फार्मूला जानते हैं, यस एन बराबर एक फार्मूला होता है n/2 कोष्टक में ये प्लस ए एन, ये फार्मूला होता है। अब यस एन का मान दिया है 400 बराबर n/2 कोष्टक में ये का मान दिया है 5 प्लस ए एन का मान दिया है 64। अब देखिए 2 उधर भेज देंगे तो 2 उधर जाएगा तो 400 दूना 800 हो जाएगा और n का इसमें गुणा कर दीजिए तो 64 और 5 69 n। तो 64 और 5 ये 69 हो गया। अब 69 को इधर भेज दीजिए। अब इसमें 69 को इधर भेज देंगे तो ये हो जाएगा 800/69। ये आ गया हमारा n। अब देखिए n का मान तो हमने निकाल लिया, अब हमें निकालना है an का मान। तो an बराबर होता है ये प्लस, देखिए आपके पास पूछ रहा है पदों की संख्या ज्ञात करो, यानी n का मान ज्ञात करो तथा सार्वधांतर ज्ञात करो। सार्वधांतर माने d का मान ज्ञात कीजिए, तो a प्लस n-1 इंटू डी। अब देखिए an का मान कितना दिया है 64 दिया है बराबर ये का मान दिया है 5 प्लस n का मान आपने निकाल लिया है 800/69 और -1 है तो -1 कर दीजिए और इंटू डी। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो 5 को पहले इधर भेज लीजिए तो 5 इधर आएगा तो 64
में से 5 घट जाएगा, क्योंकि इधर प्लस में इधर माइनस में, जो 64 माइनस 5 हो गया, और इधर क्या बचेगा 169, 800 बटे 169। तो ये आ जाएगा हमारा, इसको अगर हम डेसिमल में निकालें तो ये आ जाएगा 11.59 और फिर -1 है और इंटू क्या है डी है। अब आप सोचिए 64 में से 5 घटेगा तो कितना आ जाएगा 59, बराबर आ जाएगा 11.59 -1 करेंगे तो -1 करेंगे इसमें से तो 10.59 हो जाएगा, इंटू डी है तो डी रहने दीजिए। अब इसको 10.59 को इधर भेजेंगे तो बटे में आ जाएगा, तो बटे में आएगा तो क्या निकलेगा हमारा 59 बटे 10.59, इस तरह से आ जाएगा। ये हमारा डी का मान आ जाएगा। तो 59 का अगर हम भाग दे दें 10.59 से तो ये हमारा 5.57 आ जाएगा, तो 5.57, तो ये हो गया हमारा डी का मान और ये हो गया हमारा यन का मान। यन का मान 11.59 आएगा। तो चाहे तो आप यन का मान इसे मानिए और नहीं तो इसे मान लीजिए। देखिए यस यन का ये फार्मूला होता है और इसको अंतिम पद कह रहा है तो अंतिम पद यदि यल भी मान सकते हैं तो यल मान लेंगे, तब भी यहाँ पे यल हो जाएगा। तो n/2 प्लस कोष्टक में ये प्लस यल हो जाएगा, तो इस तरह से लग जाएगा। तो इस तरह से हमने तीसरा नंबर क्वेश्चन लगा लिया। अब कह रहे हैं निम्नलिखित समीकरणों को हल कीजिए। तो देखिए इसको भी हल करना है, इसको भी हल करना है, दोनों समीकरण को हल करना है। तो चलिए एक एक करके हल करते हैं हम लोग। देखिए पहला हम लिख लेते हैं, क्या दिया है x + y = 5, पहला दिया है समीकरण। देखिए इसको ऊपर कर देते हैं, x + y बराबर कितना दिया है 5 दिया है, और फिर दिया है 2x - 3y बराबर दिया है 4। अब देखिए इसको हमें सॉल्व करना है, तो कैसे सॉल्व करेंगे आप देखिए, समीकरण इसको 1 मानिए और इसको समीकरण नंबर 2 मानिए, और फिर समीकरण 1 में अगर हम 2 का गुणा करवा दें, समीकरण 1 में 2 का गुणा करवाएंगे तो यहां पर 2x हो जाएगा और यहां पर 2x पहले से, तो फिर इस समीकरण को यानी समीकरण 2 को हम घटा लेंगे। तो समीकरण 1 में 2 का गुणा कीजिए तो 2x + 2y बराबर 2 पंचे 10 हो जाएगा, और फिर समीकरण 2 को घटा देंगे तो 2x - 3y बराबर 4, इसको हमें घटा लेना है। तो चलिए घटाएंगे तो नीचे वाले का चिन्ह बदल जाएगा और फिर हमारे पास यहाँ पर माइनस आ जाएगा, ये कट जाएगा और 3 × 2 = 5y बराबर आ जाएगा 6। तो y का मान आ गया 6/5। अब ये y का मान हमने निकाल लिया, y का मान तो हमने निकाल लिया। अब इसको समीकरण 1 में रख दीजिए, तो समीकरण 1 से, और समीकरण 1 क्या है x + y = 5 आपको दिया है, x + y = 5 दिया है। अब क्या करेंगे y का मान 6/5 लिख दीजिए। तो देखिए x + y की जगह पर हो गया 6/5 बराबर 5। अब 6/5 उधर भेज दीजिए, तो 5 इधर पहले से, 6/5 इधर आएगा तो -6/5 हो जाएगा, और ये x का मान आ गया। तो x का मान 25 में से 6 गया 19/5 आ जाएगा। तो इस तरह से x का मान भी निकल गया और यहाँ पर हमें y का मान भी प्राप्त हो गया। तो इस तरह से हमने समीकरण 1 को ये को सॉल्व कर लिया, और समीकरण b को भी सॉल्व करना है तो समीकरण b को भी इसी तरह से सॉल्व कर सकते हैं आप लोग विलोपन विधि से। चलिए मैं करके दिखाता हूँ आप सबको क्या लिखा है। यहाँ पर क्वेश्चन है, हम लिख लेते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन है 3x + 4y बराबर 10, और दूसरा है 2x - 2y बराबर 2। तो इस तरह से 2 समीकरण हमारे पास हैं। अब चलिए देखते हैं कैसे इसे बराबर करेंगे। देखिए इसको मान लेते हैं समीकरण 1, इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 2। अगर हम समीकरण 1 में 2 का गुणा कर दें और समीकरण 2 में हम लोग 3 का गुणा कर दें, तो देखिए 2 × 3 = 6 हो जाएगा, और ये 2 × 3 नहीं 3 × 2 = 6 हो जाएगा, और ये 2 × 3 = 6 हो जाएगा। और फिर क्या करेंगे इसको घटा लेंगे आपस में। तो देखिए समीकरण 1 में 2 का गुणा कीजिए, तो समीकरण 1 में 2 का गुणा करेंगे, 2 × 3 = 6x प्लस 2 × 4 = 8y बराबर 2 × 2 = 20, ये हो गया। और 3 का इसमें गुणा करेंगे तो 3 × 2 = 6x - 3 × 2 = 6y बराबर 3 × 2 = 6, तो पूरा 6 हो गया। फिर घटाना है हमें तो चिन्ह बदल देंगे, माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, ये कट गया। 8 × 6 = 14y बराबर 20 में से 6 गए 14, तो y का मान आ गया 14/14 बराबर 1 आ गया। तो ये y का मान निकल गया। अब लिख देंगे समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 से, और समीकरण 1 क्या है तो है 3x + 4y बराबर 10। अब y का मान 1 निकालें, तो y का मान लिख दीजिए। तो 3x + 4 गुणे y का मान 1 निकला है बराबर 10, तो 3x + 4 × 4 बराबर 10, और 4 उधर चला जाएगा तो 10 - 4 हो जाएगा, और इधर बचेगा 3x। तो 3x बराबर आ गया
3x बराबर आ गया 6 और x बराबर आ गया 6/3 यानी कि 2 आ गया। तो ये हमारा आंसर हो गया। तो इस तरह से x का मान 2 आया और y का मान 1 आया। तो इस तरह से हमने दोनों समीकरण सॉल्व कर लिए, या अथवा में दिया था। अब तीसरा नंबर क्वेश्चन तो कंप्लीट हुआ। अब हम लोग चौथा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो चौथा नंबर क्वेश्चन क्या है कि एक ठोस शंकु के आकार का है जो समान आधार वाली त्रिज्या के अर्धगोले पर अध्यारोपित है। यदि अर्धगोले का वक्र पृष्ठ तथा शंकु का वक्र पृष्ठ समान हो तो शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो चलिए देखते हैं इसको। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन को पहले समझिए। क्वेश्चन कह रहा है कि एक अर्धगोला है इस तरह से, और जितना अर्धगोले की त्रिज्या है, देखिए अर्धगोले की त्रिज्या को मान ले रहा हूं r, यानी कि त्रिज्या है, त्रिज्या बराबर है r, यानी इसकी त्रिज्या को मैंने स्मॉल r मान लिया। और इसी त्रिज्या का एक शंकु है जिस पर ये जो इस पर रखा है, यानी इसका इस शंकु का त्रिज्या भी r है, यानी शंकु का त्रिज्या भी r है और इस अर्धगोले का त्रिज्या भी r है। कह रहा है इसकी ऊंचाई क्या है। तो इसकी ऊंचाई तो आप बड़े आराम से बता सकते हैं कि इसकी ऊंचाई क्या है। तो इधर r है तो इधर भी r होगा, क्योंकि ये अर्धगोला है भाई, अर्धगोला हर तरफ इसका त्रिज्या ही रहेगा, तो इसकी ऊंचाई तो r है। पर इसकी ऊंचाई क्या होगा, इसकी ऊंचाई तो h होगा ना, तो इसकी ऊंचाई तो h होगा। अब क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, कह रहा है एक ठोस शंकु के आकार का है। तो शंकु के आकार का है भाई, जो एक समान आधार वाली त्रिज्या के अर्धगोले पर अध्यारोपित, तो नीचे अर्धगोला है और ऊपर शंकु है। यदि अर्धगोले का वक्र पृष्ठ तथा शंकु का वक्र पृष्ठ समान हो, यानी कि क्वेश्चन में दिया है शंकु का वक्र पृष्ठ, शंकु का वक्र पृष्ठ ये बराबर दिया है अर्धगोले का वक्र पृष्ठ, अर्धगोले का वक्र पृष्ठ। ठीक बात है। अब शंकु का वक्र पृष्ठ क्या होता है, तो आप सब जानते हैं इसका सूत्र होता है पाई आर एल बराबर अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्या होता है, 2 पाई आर स्क्वायर होता है। तो ये होता है। अब देखिए इसमें देखिए पाई, यहां पर 2 पाई आर स्क्वायर है, तो पाई से पाई कट गया, आर से एक आर कट गया, 2 आर था तो कट गया, तो यल बराबर क्या निकला 2r, यानी यल बराबर, यानी इसकी लंबाई क्या है 2r के बराबर है, 2r के बराबर। और यल क्या होता है, त्रियक ऊंचाई होता है, और यही हमारा यल है, तो इसकी लंबाई पता है। अब क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, शंकु की त्रिज्या, शंकु की त्रिज्या और इसकी ऊंचाई का अनुपात, और इसकी ऊंचाई का अनुपात। तो आप सोचिए ये r है, ये 2r है, तो सोचिए ये कितना r होगा। तो आप सब जानते हैं कि ये वाला कर्ण है, तो कर्ण का स्क्वायर यानी 2r का स्क्वायर ये बराबर होगा लंब का स्क्वायर h स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर r स्क्वायर। अब देखिए भाई यहां पर r का स्क्वायर हो गया, h का स्क्वायर होगा, 2r का होल स्क्वायर होगा यहां पर, तो 2 का स्क्वायर 4 हो गया, 4r स्क्वायर बराबर h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, ये हो गया। अब देखिए r स्क्वायर को इधर भेज दीजिए, तो 4r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर हो गया बराबर h स्क्वायर हो जाएगा, फिर यहां हो जाएगा 3r स्क्वायर बराबर हो जाएगा h स्क्वायर, फिर यहां से स्क्वायर हटेगा, इधर वाला अंडर रूट में जाएगा, अंडर रूट 3 और r बाहर निकल जाएगा, ये हो गया h का मान, यानी इसका मान आ गया अंडर रूट 3r, इसके बराबर हो गया। देखिए इसका मान हो गया अंडर रूट 3r। अब क्वेश्चन में पूछ रहा है कि शंकु की त्रिज्या, तो शंकु की त्रिज्या क्या है भाई r बटे, और कह रहा है कि ऊंचाई क्या है भाई अंडर रूट 3r है। कह रहा है दोनों में अनुपात बताओ, तो r से r कट गया, 1:3, यही हमारा आंसर आ गया। तो 1:3 यही हमारा आंसर हो गया। देखिए मैंने क्या किया, सिंपल सा क्वेश्चन कह रहा था एक ठोस के आकार का शंकु जिसके समान आधार की त्रिज्या के अर्धगोले पर अध्यारोपित है। तो देखिए मैंने क्या किया, एक अर्धगोला बनाया और इसके ऊपर एक शंकु बनाया, दोनों की त्रिज्या समान है, एकदम बराबर से बना दिया। फिर कह रहा था कि ये r है और ये क्या है भाई, ये भी r होगा, ये भी r होगा, ये भी r होगा, क्योंकि ये त्रिज्या ये भी है, ये भी है। अब कह रहा है कि शंकु का वक्रपृष्ठ बराबर है अर्धगोले का वक्रपृष्ठ, शंकु का वक्रपृष्ठ बराबर है अर्धगोले का वक्रपृष्ठ, शंकु वक्रपृष्ठ मैंने लगा दिया पाई आर एल और अर्धगोले का वक्रपृष्ठ 2 पाई आर स्क्वायर। अब देखिए पाई से पाई कट गया और r से डबल r था, एक r कट गया, तो यल बराबर क्या बचा 2r, तो यल का मान आ गया 2r। तो देखिए ये तो r था, ये 2r था, और पाइथागोरस प्रमेय लगाकर h का मान निकाल लिए। तो देखिए
2r का स्क्वायर यानी कर्ण का स्क्वायर ये बराबर होगा लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4 हो गया, r का स्क्वायर r स्क्वायर और r स्क्वायर इधर आया तो माइनस r स्क्वायर हो गया, 3r स्क्वायर बचा, s से स्क्वायर हटेगा तो ये वाला अंडर रूट में चला जाएगा और अंडर रूट 3 r बाहर निकल गया तो अंडर रूट 3 r यानी h का मान आ गया अंडर रूट 3 r, तो h का मान भी निकल गया r के फॉर्म में और त्रिज्या r पहले ही दिया है। अब कह रहा है त्रिज्या और h का अनुपात बताओ, तो त्रिज्या ऊपर लिख दिया और h का मान नीचे लिख दिया जो भी आया था। अब काट दिया r से r, 1/√3 यही हमारा अनुपात हो गया, तो ये ऊपर हो गया त्रिज्या और नीचे हो गया h और दोनों का अनुपात हमने निकाल दिया यहाँ पर, तो देख लीजिए आप लोग। ठीक है, तो इस तरह से ये चौथा नंबर क्वेश्चन भी हमने सॉल्व कर दिया। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, उसी में अथवा में दिया है 2.4 सेंटीमीटर ऊंचाई और 1.4 सेंटीमीटर व्यास वाले एक ठोस बेलन इसी ऊंचाई और इसी व्यास वाले एक शंक्वाकार खोल काट लिया जाता है, तो निकटतम वर्ग सेंटीमीटर कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, एक ऐसे इस तरह से है एक बेलन और इसमें से एक शंकु ऐसे काटकर निकाल लिया गया, तो शंकु का वक्र पृष्ठ कितना होगा यही पूछ रहा है। कुल वक्र पृष्ठ शेष बचे क्षेत्र का कुल वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब ये आपके सामने चित्र बन गया है और इसी के आधार पर आप लोग लगा लेंगे। 2.4 सेंटीमीटर ऊंचाई है इसका, यानी h का मान 2.4 सेंटीमीटर है, तो इसकी ऊंचाई 2.4 है और 1.4 सेंटीमीटर व्यास है, तो व्यास दिया है आपको 1.4 यानी त्रिज्या हो जाएगा 0.7, तो 0.7 त्रिज्या लेकर और h का मान ये लेकर आप लोग सॉल्व कर लीजिए। तो इस तरह से अथवा वाला क्वेश्चन आप लोग लगा लेंगे। अब चलिए हम लोग देखते हैं 5वां नंबर क्वेश्चन। चलिए देखते हैं, क्वेश्चन कह रहा है कि भूमि पर स्थित बिंदु यक्ष है। देखिए आप लोग चित्र इसका पहले बनाना पड़ेगा। देखिए सबसे पहले हम भूमि बना लेते हैं यहां पर। अब कह रहा है भूमि पर एक बिंदु यक्ष स्थित है, ये यक्ष स्थित है और कह रहा है यक्ष से कुछ दूरी पर एक टावर है और उसकी ऊंचाई क्या है p क्यू। तो यहां पर एक टावर बना देते हैं, यहां पर एक टावर बना देते हैं और इसकी ऊंचाई क्या है p क्यू, यानी ये P है और यहां पर Q है। अब कह रहा है टावर P Q का शीर्ष Q का उन्नयन कोण, यानी Q ऊपर है भाई और P नीचे है, यानी P नीचे है और Q ऊपर है। कह रहा है Q का उन्नयन कोण, अगर इस यक्ष से इस Q का उन्नयन कोण निकालते हैं तो यह आता है 60 अंश। कितना आता है 60 अंश। अब कह रहा है यक्ष से 40 मीटर की ऊंचाई पर, इस यक्ष से 40 मीटर की ऊंचाई पर एक बिंदु है, इस यक्ष से कितनी मीटर की ऊंचाई पर 40 मीटर की ऊंचाई पर एक बिंदु है y और इस y से अगर हम यहां का उन्नयन कोण निकालें तो ये है भाई 45 अंश। तो आपको क्या ज्ञात करना है, आपको ज्ञात करना है टावर P Q की ऊंचाई, यानी P Q की टोटल ऊंचाई। तो P Q की ऊंचाई अगर आपको निकालना है तो यहां पर मान लीजिए ये मान लीजिए। अब देखिए ये 40 है तो ये भी 40 ही होगा, ये भी 40 ही होगा और अगर ये 40 है तो हमें केवल इतना पता करना है। अगर ये निकल जाए तो इसको हम 40 में जोड़ देंगे और पूरे टावर की ऊंचाई पता चल जाएगी, क्योंकि टावर P Q ही तो है। अब इतना 40 है तो इतना हमें निकालना है केवल। तो चलिए देखते हैं कैसे निकलेगा। तो सबसे पहला काम करते हैं, हम लेते हैं त्रिभुज Q यक्ष P में। अब हम देखते हैं Q यक्ष P, इस त्रिभुज को देखिए आप लोग। अब इस त्रिभुज में हमें क्या क्या पता है, तो ये P Q पता है और हमें यक्ष P निकालना है। तो यक्ष P क्या हो गया, तो ये हो गया आधार, ये आपका क्या है, ये हमारा आधार है। देखिए कर्ण को टच करके जिसको टच करेंगे ये आधार होता है, तो ये आधार है और लंब है, तो हम लगा देंगे tan। तो tan 60 अंश बराबर हो जाएगा लंब क्या होगा, तो लंब बटे आधार, ये हमारा फार्मूला होता है। अब देखिए tan 60 बराबर होता है √3 बराबर, अब लंब का मान क्या दिया है, तो 40 प्लस क्यों ये और बटे में क्या होगा यक्ष पी, तो ये हो गया। अब देखिए यक्ष, अब ये हमारा समीकरण 1 हो गया। अब ऐसे ही हम एक त्रिभुज और लेंगे। अच्छा यहाँ पर यक्ष पी का मान निकाल लेंगे, अगर आप लोग यक्ष पी का मान निकालेंगे तो यक्ष पी यहाँ चला जाएगा, √3 यहाँ आ जाएगा, तो यक्ष पी बराबर आ जाएगा 40 प्लस क्यों ये बटे √3। तो इसको समीकरण 1 मानिए। अब आप लोग देखेंगे त्रिभुज क्यों वाई ये में, इस त्रिभुज में देखिए
तो इस त्रिभुज में जब हम देखेंगे तो इसमें क्या होगा, इसमें होगा tan, क्योंकि इसमें लंबा आधार है तो tan कितना लेंगे 45 बराबर हो जाएगा आपका, tan 45 बराबर हो जाएगा लंब बटा आधार। तो लंब क्या होगा इसमें लंब होगा क्यों ये, केवल क्यों ये होगा, और बटे y ये होगा, और y ये और x भी आपस में बराबर हैं। तो देखिए tan 45 का मान हो गया 1 बराबर क्यों ये ऊपर रहने दीजिए, और क्यों ये का भी बटा 1 छुपा होगा, और बटे की जगह पर बटे लगाइए, और y a की जगह पर ये xp, चूंकि xp बराबर है y a के, xp बराबर है y a के, तो y a की जगह पर xp का मान लिख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा 40 प्लस क्यों ये और बटे में √3। अब इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर गुणा करेगा, बीच वाला बीच वाले में, तो 1 बराबर हो जाएगा √3 क्यों ये, और बटे में क्या आएगा 40 प्लस क्यों ये। अब देखिए इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर क्या आएगा, 1 का गुणा होगा, तो 1 का गुणा करने से कुछ होता नहीं है, तो 40 प्लस क्यों ये बराबर हो जाएगा √3 क्यों ये। अब देखिए आप लोग क्यों ये को इधर भेज दीजिए, तो √3 क्यों ये इधर पहले से है, और क्यों ये इधर आएगा तो माइनस क्यों ये हो जाएगा, और यहाँ पर 40 पहले से है, फिर क्या आ जाएगा 40 बराबर √3 क्यों ये कॉमन ले लेंगे, तो आ जाएगा √3 - 1, और √3 का मान 1.732 होता है, 1.732 में से 1 घट जाएगा तो आ जाएगा 0.732 क्यों ये। देखिए इसको अगर इधर पक्षांतर करेंगे तो क्या होगा 40 बटा 0.732 और बराबर आ जाएगा क्यों ये का मान, और फिर हमारा क्यों ये का मान अगर इसको भाग देंगे आप लोग तो आप सब जानते हैं ये आ जाएगा 54.64 इतना, और ये सारा का सारा मान किस में दिया है, सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर नहीं मीटर में दिया है, तो मीटर हो जाएगा। ये आ गया क्यों ये का मान। अब क्यों ये का मान आपका पता चल गया तो आप निकाल सकते हैं टावर की कुल ऊंचाई। तो टावर की यहां पर निकाल लीजिए, टावर की कुल ऊंचाई। तो टावर की कुल ऊंचाई कितनी हो जाएगी, तो टावर की कुल ऊंचाई हमारी आ जाएगी देखिए आप सब 40 में इस क्यों ये के मान को जोड़ देंगे तो 40 प्लस 54.64, तो इसको हम जोड़ देंगे तो आ जाएगा 549 यानी 94.64 मीटर। ये टावर की हमारी कुल ऊंचाई हो गई, यानी यही हमारा आंसर हो गया। तो टावर की कुल ऊंचाई तो निकल गई, पर अभी XP का मान नहीं निकला, यानी XP का मान भी निकालना है। तो XP बराबर क्या आएगा, तो XP बराबर होता है 40 प्लस क्यों ये बटे √3। ये समीकरण 1 में हमने मान रखा है। तो आप क्यों ये का मान निकाल चुके हैं। क्यों ये का मान कितना आ गया है, तो 40 बटा √3 - 1 ये आएगा। तो रख देंगे मान को, तो XP का मान आ जाएगा 40 प्लस, अब क्यों ये का मान हमने निकाल लिया है 54.64 बटे में √3 है। अब देखिए 40 प्लस 54.64 तो इसका मान आ जाएगा 94.64 तो बटे √3 का मान होता है 1.732। अब इसका अगर आप लोग भाग दे देंगे तो ये भाग करने पर कितना आएगा, तो देखिए ये भी हमारा 54.64 ही आएगा, यानी 54.64 जो मान इसका था वही मान हमारा आ जाएगा, प्राप्त हो जाएगा। जब आप 94.64 में 1.732 से भाग देंगे तब, तो ये हमारा XP का मान आ गया। तो XP का मान भी हमें पता चल गया और टावर की ऊंचाई भी हमें पता चल गई। तो इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को पूरी तरह से सॉल्व कर लिया। तो इस तरह से 5 नंबर क्वेश्चन था और 5 ही क्वेश्चन हमारे बोर्ड पेपर में आते हैं। तो इस तरह से 5 के 5 क्वेश्चन सारे के सारे सॉल्व हो गए। और अथवा करके ये दिया है तो ये भी ऊंचाई और दूरी का सिंपल सा क्वेश्चन है, आप लोग इसको देख लीजिएगा।